हाय एवरीवन, माय नेम इज सूर्यांजलि एंड यू आर वाचिंग डिस्टेंस लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी और हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, चैप्टर 4 क्लास 11। ज्योग्राफी में हमें दो पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला कि हमें कंसेप्ट समझ आए और दूसरा कि हमें कीवर्ड्स पता हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कवर करेंगे। पहला है 2 लाइन इंट्रोडक्शन। एक्चुअली ये 2 लाइन नहीं है, 2 पॉइंट इंट्रोडक्शन है सिर्फ। तो पहला पॉइंट है कि 29% ऑफ द अर्थ सर्फेस जो है सिर्फ उतना ही कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं, बाकी के जो 71% है वो ओशंस कवर करते हैं। ये इस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो अर्थ है वो स्पेस से ब्लू क्यों दिखता है। बाकी के पॉइंट्स हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग सजेस्ट बाय वैगनर, जिसमें 2 फोर्सेस हैं, पोल फ्रीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी जिसमें कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर देखेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिंपली मीन्स मूवमेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। बहुत पहले से ही लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था, मोस्टली मैपर्स ने, मैप मेकर्स ने, कि जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वो पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बाद में अलग हो गए। इन लोगों में से पहला नाम आता है अब्राहम ओटिलियस का, जो कि डच मैप मेकर थे और उन्होंने ईयर्स 1596 में यह आशंका जताई थी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका पहले एक ही ज़मीन पर थी। फिर आते हैं एंटोनियो पेलेग्रिनी, जिन्होंने सबसे पहली बार इन कॉन्टिनेंट्स को मैप के जरिए जोड़कर दिखाया था। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज एल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने दी फेमस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डेवलप की थी सन 1912 में। तो चलिए देखते हैं ये थ्योरी है क्या। वैगनर के अनुसार आज के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही लैंडमास का हिस्सा थे और एक ही विशाल ओशन भी था। इस सुपर कॉन्टिनेंट को वैगनर ने नाम दिया पैंगेया, meaning all earth, and this mega ocean was named the Panthalassa, meaning all water। तो ये है पैंगेया और ये रहा हमारा पैंथलासा ओशन, और ये टीजिस सी जो कि आज मेडिटेरेनियन सी में तब्दील हो चुका है। तो तकरीबन 200 मिलियन वर्ष पहले पैंगेया ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, पहले 2 हिस्सों में, जिसमें नॉर्थ वाला पार्ट था लॉरेशिया और साउथ वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड। इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और बाद में ऊपर की ओर खिसकता चला गया। ये रहा गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, और फिर धीरे धीरे ये और भी कॉन्टिनेंट्स में बिखरता चला गया पूरे प्लैनेट में। और ये रहा आज का अर्थ, आज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस। और ये है हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन, जिसमें जो कॉन्टिनेंट्स है और भी एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ एविडेंस हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। पहला है जिक्सॉ फिट, मतलब कॉन्टिनेंट्स के शोरलाइंस को एक जिक्सॉ पजल की तरह फिट करना। फिर है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस, टिलाइट, प्लेसर डिपॉजिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के शोरलाइंस का मैच तो आपको मैप में भी दिखता ही होगा। तो एडवर्ड बुलर ने 1964 में दी बेस्ट फिट प्रेजेंट किया था पूरे अटलांटिक मार्जिन का एक कंप्यूटर प्रोग्राम और 1000 फैथम लाइन को यूज कर। फैथम लाइन रियल शोर लाइन्स को छोड़कर बस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सेम गहराई पर ली गई बिंदुओं से बनता है। तो जो ये प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं वो रियल शोर लाइन्स को जोड़कर नहीं बनाया गया है, जबकि पानी के अंदर भी जो कॉन्टिनेंटल हिस्सा होता है उसको जोड़कर बनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुलट का मानना था कि जो मैप में दिखता है वो ट्रू शोर लाइन नहीं होता, जबकि कुछ गहराई तक के हिस्से को भी इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है हमारा रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। तो जो मॉडर्न रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स है उनके थ्रू ये पाया गया कि कई सारे जो रॉक्स हैं वो जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में वो बिल्कुल सेम एज के हैं। जैसे कि एक बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स जो कि 2000 मिलियन साल पुराना है, वो ब्राजील कोस्ट में भी पाया गया और वेस्टर्न अफ्रीका में भी पाया गया। सिमिलरली मरीन डिपॉजिट्स, मतलब जो कि कोस्टल वाटर्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन में भी पाया गया और अफ्रीका में पाया गया, जितना सेम एज था, जो कि जुरासिक एज से थे, मतलब 144 to 208 मिलियन ईयर्स पहले। नेक्स्ट है टिलाइट। टिलाइट इज अ सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियल एक्शंस के थ्रू ये रॉक फॉर्म होता है। तो इंडिया में ऐसे रॉक्स पाए गए हैं जो कि और भी डिफरेंट लैंड मासेस में पाए गए हैं साउदर्न हेमिस्फेयर से।
नेमली अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि ये दर्शाते हैं कि इंडिया भी गोंडवाना सिस्टम का एक हिस्सा रहा होगा और एक समय में इनका क्लाइमेट सेम होगा। प्लेसर डिपॉजिट, वैल्यूएबल मिनरल्स के डिपॉजिट्स को हम प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। गोल्ड के बहुत ही रिच डिपॉजिट घाना कोस्ट में पाया जाता है, पर यहाँ पर कोई सोर्स रॉक नहीं मिला, जबकि गोल्ड बियरिंग वेन्स ब्राजील में मिला है। तो ये संभव है कि कुछ गोल्ड डिपॉजिट्स घाना में रह गए होंगे पैंगिया से अलग होने के बाद। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। आपने अगर बचपन में एक एनिमेटेड मूवी मैडागास्कर देखी होगी तो आपको ये एनिमल याद होगा। इनको लीमर्स कहा जाता है और ये सिर्फ मैडागास्कर और कुछ स्मॉल नेबरिंग आइलैंड्स में पाए जाते हैं। और मेसोसॉरस जो है वो एक स्मॉल रेप्टाइल था जो कि अब एक्सटिंक्ट है। उसके स्केलेटन्स भी सिर्फ 2 जगह पाए गए हैं, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि आज के दूर दूर कॉन्टिनेंट्स पहले एक दूसरे से सटे हुए थे। तो ये सब ऑब्जर्व करने के बाद वेगनर ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और 2 तरह के फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट में। पहला है पोल फ्रीइंग फोर्स, जो कि अकॉर्डिंग टू वेगनर रोटेशन ऑफ द अर्थ से पैदा होता है। तो पैंगिया जो कि पहले साउथ पोल में था और बाद में इस फोर्स की वजह से यहाँ से फ्री मतलब कि पोल से दूर जाने लगा और कई हिस्सों में टूटता चला गया। सेकेंड है टाइडल फोर्स, जो कि सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस फोर्स के इंटरफेरेंस के वजह से कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट्स हुई। तो इन फोर्सेस को अगर कई मिलियन वर्ष तक लगाया जाए तो लैंड मासेस के पोजीशन पर असर पड़ा होगा। तो ये मानना था वेगनर का, पर ये थ्योरी ऑफ फोर्सेस को इनएडिक्वेट ठहराया गया बाकी स्कॉलर्स के द्वारा और उन्होंने बेटर थ्योरीज डेवलप की। इन्हीं थ्योरीज को हम पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज कहते हैं। मेजरली 2 तरह के स्टडीज किए गए। पहला है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और फिर है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। इन 2 स्टडीज के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप किए गए हैं, जैसे कि ओशन फ्लोर के रिलीफ फीचर्स, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज के हॉटस्पॉट्स, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सेट्रा। और भी कई कंसेप्ट्स हैं जो आगे भी डेवलप की जाएंगी पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के ही। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज के स्कॉलर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये सोचा कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करके कहानी पूरी नहीं होगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि ओशंस को भी स्टडी किया जाए और इसलिए इन दोनों थ्योरीज को डेवलप किया गया। 1929 में आर्थर होम्स नाम के जियोलॉजिस्ट ने इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था। अर्थ के ऊपरी लेयर को हम मैंटल कहते हैं और एस्थेनोस्फेयर मैंटल का ऊपरी हिस्सा होता है। मैंटल में जो गर्म मैग्मा होता है वो सर्कुलर मूवमेंट में होता है इसी कन्वेक्शनल करंट की वजह से। जब मैग्मा कोर के नजदीक होता है तब ये बहुत गर्म होता है, इसलिए ऊपर की ओर आने लगता है। एस्थेनोस्फेयर के करीब आते आते वो ठंडा होने लगता है और हाई डेंसिटी की वजह से वापस नीचे की ओर जाने लगता है। इसी तरह एक सर्कुलर करंट पैदा होता है जिसको हम कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की गई है इस थ्योरी के जरिए। इस करंट की वजह से ही शायद धरती की सतह पर हलचल होती होगी, ऐसा पहले जियोलॉजिस्ट सोचते थे, पर अब इससे प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह नहीं जबकि इफेक्ट माना जाता है, जो कि ओवरऑल प्लेट्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये था हमारा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ओशन की सतह की मैप बनाने की जब कोशिश की गई तो ये पाया गया कि यहाँ भी कई तरह के रिलीफ फीचर्स हैं। अभी हम सिर्फ 3 तरह के रिलीफ फीचर्स को देखेंगे, वो भी संक्षेप में। चैप्टर 13 में और भी तरह के रिलीफ फीचर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो जो 3 रिलीफ फीचर्स को हम कवर करेंगे वो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, अबिसल प्लेन्स एंड मिड ओशियानिक रिजेस। पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो कि कॉन्टिनेंटल शोर्स और डीप सी बेसिस के बीच होते हैं। इनमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी ट्रेंचेस होते हैं। फिर है अबिसल प्लेन। अबिसल प्लेन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशियानिक रिजेस के बीच में होते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट्स में प्लेन एरियाज होते हैं, वैसे ओशंस के अंदर में भी प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन एरिया होता है जिसको हम अबिसल प्लेन्स बोलते हैं। वहाँ पे कई सारे सेडिमेंट्स होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं। शोर से आगे जाने पर जो शैलो लैंडमास होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। ये रहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर जो स्टीप डाउनफॉल होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद कॉन्टिनेंटल राइज आता है जो कि थोड़ा फ्लैट होता है और यहाँ पर भी कुछ सेडिमेंट्स जमा होते हैं। ट्रेंचेस को हिंदी में खाई बोला जाता है। तो जो डीप ओशियानिक ट्रेंचेस होते हैं वो ओशन के अंदर बहुत ही गहरी खाई होते हैं। तो जैसा यहाँ पर ये है डीप ओशियानिक ट्रेंच। मिड ओशियानिक रिजेस। मिड ओशियानिक रिजेस अंडर वाटर माउंटेन्स का एक चेन है। प्लेट्स की बाउंड्रीज जहाँ मिलते हैं वहाँ ये बनता है क्योंकि इस जॉइनिंग पार्ट के भीतर जो गर्म मैग्मा होता है वो
क्रस्ट को पुश करता है और रिज मतलब कुछ नैरो हिल्स बन जाते हैं इस क्रस्ट को डिफॉर्म करके। ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से काफी पतला होता है, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल होता है। ये लावा से भी बनते हैं। लावा बाहर निकलता है और ठंडा होने पर पत्थरों का एक ढेर खड़ा कर देता है जो बाद में एक रिज का आकार ले लेते हैं। कुछ रिजेस ओशंस के बाहर भी आ जाते हैं, जैसे आइसलैंड में है मिड अटलांटिक रिज का पार्ट। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं द मिड अटलांटिक रिज इन आइसलैंड। मिड ओशन रिज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेट्स की बाउंड्रीज पर है और जिस जगह ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं वहाँ एक नया सी फ्लोर बन जाता है। इसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओशियानिक रिज एक तरह का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है जो हम टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज में पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ मिड ओशियानिक रिजेस, ये पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, ये साउथ वेस्ट इंडियन रिज और फिर है मिड अटलांटिक रिज जो कि आइसलैंड से होते हुए जा रहा है। ये रीजन्स मेजर प्लेट बाउंड्रीज पर है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डिस्टेंस लर्निंग को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग डिस्टेंस लर्निंग। बाय।